डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जाना है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से वजूद में आई और आखिरकार हम उसे किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आज फर्स्ट लेक्चर हमने शुरू किया है और ये चेन इस तरह से चलती रहेगी। यकीनन अगर आपने इस चेन को मुकम्मल ही देख लिया, इसकी जितनी सीरीज़ होंगी अगर आपने उनको मुकम्मल देख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बिल्कुल माहिर बन जाएंगे। आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद कहाँ से पड़ा और इसकी वजह क्या थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिरकार ऑर्गेनिक कहा किसे जाता है? व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक का जो सादे लफ्जों के अंदर मतलब बनता है वो है लाइफ, यानी कि लाइफ ऑर्गेनिक का असल मकसद है। लाइफ ही वो चीज है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक का वजूद जो है वो डेवलप हुआ। आज से बहुत साल पहले जिसे कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि दादी अम्मा कहती थी कि चांद पे परियां रहती थी। तो चांद पे परियों की कहानी नहीं सुना रहे, पर आज से हम लोग तकरीबन 200 ईयर्स अगर पीछे चले जाएं तो उस वक्त क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कंपाउंड्स को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया। एक किसके अंदर तकसीम किया गया? कहने लगे कि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं ये असल में किसी एक तरह के नहीं हैं, ये कंपाउंड दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जब दो तरह के कंपाउंड्स बाकायदा साबित करने लग गए कि ये हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे, ये हमारे पास ऑर्गेनिक होंगे, ये आज से 200 साल पहले की कहानी थी जब उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आए। जो ऑर्गेनिक है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि पौधों से और एनिमल से वजूद में आए, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे नॉन लिविंग हैं और ये मिनरल एंड गैसेस की वजह से वजूद में आए हैं। तो जितने भी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, आज से 200 साल पहले लोग कहते थे कि वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि उसी जगह पर देखा जाए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सारे के सारे कहलाते थे कि ये प्लांट्स और एनिमल से हासिल होने वाले, यानी कि जिंदा जानदारों से हासिल होने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फिर क्या हुआ? अब इसकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री हम लोग कुछ कह यूं सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है जी, यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ही असल में क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ही असल में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्यों कह रहे हैं? तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वजह से कह रहे हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं केटिनेशन। क्या कहते हैं? केटिनेशन। अब जो केटिनेशन है वो क्या है? वो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब जब कार्बन कार्बन कार्बन, यानी ये लोग आपस में जब मिल जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं केटिनेशन। ऐसी खासियत जिसमें दो चीजें आपस में मिल जाएं। एबिलिटी ऑफ लिंकिंग, यानी कि कार्बन और कार्बन, यानी दोनों वो अपने आप को दूसरे कार्बन से मिला ले, यानी कि कार्बन 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 ये जो आपस में मिले हुए हैं इसे हम लोग कहते हैं केटिनेशन। तो ये कार्बन के अंदर जो केटिनेशन प्रॉपर्टी थी, इसने क्या किया? इसने दो चीजों को शुरू में कंबाइन करना शुरू किया। एक, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलने लगे। फिर इसके बाद इसके साथ कुछ हेटेरो एटम्स भी मिले। हेटेरो एटम्स हमारे पास कौन से थे? जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इस तरह के हेटेरो एटम्स भी इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे। वजह क्या थी कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती थी जिसे कहते थे केटिनेशन, और केटिनेशन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के साथ मिलने लग जाए। अब वक्त तो गुजरता गया। वक्त के गुजरने के बाद 1815 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, जिस साइंटिस्ट का नाम था ब्रेजेलियस। अब ये जो ब्रेजेलियस जनाब आए, इन्होंने एक न्यू थ्योरी का कयाम पेश किया। इन्होंने एक न्यू थ्योरी कायम की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी
असल में आजकल के ज़माने में वाइटलिज्म के नाम से जानी जाती है। यानी कि पुराने ज़माने में एक मजहबी इंसान था, ठीक है जी। शुरू में आपको बताया कि साइंस भी मजहब को बहुत ज़्यादा माना करती थी, तो ये एक मजहबी इंसान था, इसने वहां से ये थ्योरी निकाली थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका कॉन्सेप्ट था कि वो चीज़ें जो कुदरत ने बना दी हैं, वो चीज़ें जो कुदरत ने जिंदा करके बना दी हैं, उन चीज़ों को दोबारा बनाया नहीं जा सकता। इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो वजूद में आई थी, जिसे हम लोग वाइटलिज्म कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। तो वाइटलिज्म, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी का मकसद सिर्फ ये था कि जो चीज़ें हमें वैसे मिल रही हैं, जैसे कि रेजिन्स जितने भी उस वक्त मिल रहे थे, वो कहता उन्हें लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। जितने भी उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे, वो कहता उन्हें हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रहा। डायरेक्ट उन 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था होलर। जब होलर आए तो होलर ने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट करके, उसको बहुत ज्यादा हीट करके यूरिया हासिल कर लिया। जब इसने यूरिया हासिल कर लिया तो हमें पता लगा कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां से एक बात समझ में आई कि हम लोग उन कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं जो कंपाउंड्स हकीकतन कुदरत ने दिए हुए हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक को बना सकते हैं। तो उस वक्त वाइटल फोर्स थ्योरी बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गई, ये वाइटल फोर्स थ्योरी मुकम्मल ही खत्म हो गई। और इसके बाद 1845 के अंदर एक और साइंटिस्ट आया। 1845 में कोल्बे आए और कोल्बे ने सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड बना दिया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि यूरिया हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, while acetic acid is second organic compound which is discovered by Kolbe in 1845। और 1856 के अंदर 1856 में ब्रेथ होल्ड एक नया साइंटिस्ट आया। इसने भी एक न्यू कंपाउंड, जिसे आजकल हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4 की दरियाफ्त कर ली। अब जब CH4 मीथेन भी दरियाफ्त हो गया 1856 के अंदर, तो फिर आगे क्या हुआ, फिर वक्त ने तब्दीलियां लाई और केमिस्ट्री का वजूद आगे बढ़ने लगा। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि वाइटलिज्म थ्योरी जो थी वो झूठ थी, और अब हम और भी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो चीजें वैसे नहीं पाई जाती, तो फिर साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। होलर, कोल्बे, ब्रेथ होल्ड एंड मेनी मोर साइंटिस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे आते गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक अजीम से भी अजीम तर, एक से एक डिस्कवरीज करते गए। और फिर क्या हुआ, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद हुआ। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 नहीं, बल्कि पर डे के ऊपर 10-10, 20-20, 40-40 कंपाउंड्स न्यू दरियाफ्त होते हैं। और 1 ईयर में ये लाखों की तादाद में नए कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके होते हैं, जो असल में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब यहाँ तक पहुँच गई, तो अब ये आया कि इन चीज़ों का कोई ना कोई तो नाम भी होना चाहिए, इनकी कोई ना कोई पहचान भी होनी चाहिए। इस मीथेन को मीथेन क्यों कहा जाए, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके नाम किसे दिए जाएं। तो आइए पढ़ते हैं कि इन चीज़ों के नाम किस तरह से दिए जाएंगे। अब हमारे पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किस हिसाब से होती है और किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने चीज़ डिस्कवर की या साइंटिस्ट ने जो चीज़ बताई वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह से होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फार्मूला है, जैसे CH4 ही मान लेंगे एक फार्मूला है। अब इसने हमें 2 चीजें बतानी है मॉलिक्यूलर फार्मूला ने। पहली क्या कि हाउ मेनी एटम्स एटम्स हैं कितने, ठीक है जी, एंड एटम्स कौन से हैं,
ठीक है जी। एक बात बतानी है कि वो एटम हैं कितने और दूसरा वो एटम कितने हैं। तो ये कौन हमें बताता है? इट शोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे हमें पता लगा कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन है कि भाई जो मीथेन का फार्मूला होता है इसमें एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होती है। यानी कि ये इस तरह का हमारे पास क्या है? एक फार्मूला है जिसमें 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन मौजूद है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मीथेन कहलाएगा। और मीथेन का क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब ये मीथेन, इसका नाम कैसे पड़ा, ये हमारा मुख्तलिफ टॉपिक है, आगे चलेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास जैसे लिखा हुआ है C3H4 C4H4, ठीक है जी। तो सॉरी H10 होंगे। तो इस तरह से जैसे हम लोग मजीद आगे जाते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। पर आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें 2 चीजों के बारे में बताएगा। एक कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, दूसरा कि वो किस मिकदार के अंदर मौजूद है, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? कहते हैं शोज ऑल एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये तो जरूर बता रहा था कि ये एटम यानी ये इतने हैं कार्बन, इतने हैं हाइड्रोजन, पर वो ये नहीं बता रहा था कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो कंडेंस्ड फार्मूला जो है ये हमें बताता है कि ये कौन कौन से एटम्स हैं और किस किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास CH3 CH2 CH3, तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हैं, ये हमें कौन बताएगा? कंडेंस्ड फार्मूला। उसको कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे जो इनकी अटैचमेंट को भी बताए कि ये किस तरह से अटैच हैं, इनके दरमियान कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये किस तरह से इनके अंदर पाई जाती है, इसे कंडेंस्ड फार्मूला कहा जाता है। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है कि यहाँ पर देखें CH3 CH2 एंड OH, यानी कि OH भी इसके साथ अटैच है, CH3 और CH2 भी अटैच है। अब इनकी रीअरेंजमेंट क्या है, जो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसके बाद पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। अब पार्शियली का मतलब क्या होता है? जब क्या किया जाए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दैट शोज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो जो ऐसी स्ट्रक्चर जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को रिप्रेजेंट करे, पर हाफ के बॉन्ड्स के बारे में बताए कि किस तरह से इनका कनेक्शन है, पर हाफ के बारे में ना बताए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इसका एग्जांपल है बिल्कुल आसान सा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि CH3 CH आपस में अटैच है, पर इनके दरमियान इनकी कनेक्टिविटी नहीं दिखाई गई। लेकिन सामने जो इसके साथ OH ग्रुप अटैच है और यहाँ पर जो लोन पेयर्स अटैच हैं इनके बारे में बताया गया है। तो हाफ के बारे में बताया गया है कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच है, और हाफ के बारे में नहीं बताया गया। तो दैट इज नोन एज पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमारे पास हाफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, सॉरी नहीं बताया गया, और यहाँ पर इस हाफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अमोनिया में एक लोन पेयर दिया गया है। तो देखिए ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों के बारे में बताए, पर आधी स्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी बताए कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। अब लेविस स्ट्रक्चर क्या होती है? लेविस स्ट्रक्चर एंड पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला एक दूसरे के साथ मिलते हैं। किस तरह से? कहते हैं शोज ऑल एटम्स बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। यानी कोई ऐसा फार्मूला हो जो हमारे पास बॉन्ड्स, लोन पेयर और तमाम एटम्स के बारे में बताए, दैट इज नोन एज लेविस स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर लगा हुआ है और ये नाइट्रोजन के ऊपर ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ये लेविस स्ट्रक्चर है। लेविस स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हमें बॉन्ड्स एंड लोन पेयर दोनों के बारे में पता लगे, तो उसे लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दूसरी जो चीज, जो सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है, आजकल बहुत कॉमन यूज हो रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है? वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी कि पहले हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे कि ये कंपाउंड किस तरह से बन रहा है, ये कंपाउंड किस तरह से बन रहा है, लेकिन अब हम लोग इतनी बड़ी चेन नहीं लिखा करेंगे। जैसे इतनी बड़ी चेन लिखी हुई है तो इस तरह की चेन हम नहीं लिखा करेंगे। अब हम क्या करेंगे?
अब हम चंद चीजें करेंगे, ठीक है। वो क्या है कि उन्हें बस लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है, कभी कभार कार्बन और हेटेरोएटम्स के दरमियान भी बॉन्ड बन सकता है, कभी कभार लॉन्गेस्ट चेन के दरमियान भी बॉन्ड बन सकता है, यानी लॉन्गेस्ट चेन होती है उनके दरमियान बॉन्डिंग दिखाई जाएगी। किसके अंदर दिखाई जाएगी? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, अब इसे हम लोगों ने लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये हमारे पास क्या होगा, ये देखें एक सी आ गया, सी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरा सी है, ये जिगजैग बनाना है आपने, अब इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तीसरा सी, इसे भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास चौथा सी, यानी कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 सी हो गए, यानी कि ये ब्यूटेन हो गया। तो सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये हमारे पास जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तकरीबन जब आप आगे के लेवल में केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखें, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगे हुए, हाइड्रोजन लगे होते हैं, पर ये हमें सिर्फ अपने माइंड के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसके साथ लगे हुए। समझ लें इसके साथ CH3 है, CH2 एंड CH3, ये सेम चेन बनाई। अब इस चेन को बना के देखते हैं तो ये कैसे बनेगी। ये देखें, पहले C आ गया, ये जिगजैग में चले गए, यहाँ आ गया, और ये ऐसे चले गए तो ऐसे आ गया। अब इसके ऊपर ये जो ग्रुप लगा हुआ है OH का, तो हम इसे जरूर मेंशन करेंगे कि इसके ऊपर OH का ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर भी सिर्फ ऑक्सीजन दिखा दें और हाइड्रोजन मेंशन ना करें, तो फिर आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका ग्रुप मेंशन नहीं हो रहा। तो जब कोई ग्रुप साथ अटैच होगा तो उसे हम लोग मेंशन करेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई और स्ट्रक्चर बनानी हो, यानी आपको कहा जाए कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसे आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आप कैसे करेंगे। ये CH3, ये CH2, ये CH2 एंड ये CH3। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हमने दोबारा इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आजकल ज्यादातर इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि एक तो ये बनाना आसान है, दूसरा ये कि इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाए तो ज्यादा टाइम लगेगा, पर ये आपने जिगजैग इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेनी है। अब बस जितने कोने इसके अंदर पाए गए उतने इसके अंदर कार्बन अटैच है, बिल्कुल इजी है बनाना। याद रखें, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, तो फिर वहां पर हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे। इसी तरह से कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ कार्बन। अब देखते हैं कि हम डिग्री ऑफ कार्बन किस तरह से देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, कि हमने डिग्री ऑफ कार्बन किस तरह से देखना है। देखिए ये हमारे पास एक चेन है, ये है CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड CH3। ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर मैं एक चेन इसके साथ अटैच कर देता हूं CH3, और ऐसे बना लेते हैं इसे थोड़ा सा CH3 एंड CH3। अब हम लोगों ने इसमें देखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है। तो देखिए यहां पर इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इसके साथ अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है जी, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, 1 2 2 3, 1 2 3, इसके साथ 3 है तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब इसके साथ कितने अटैच है कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे पास 4 डिग्री कार्बन है। और इसके साथ कितने अटैच हैं, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। तो डिग्री ऑफ कार्बन हमने किस चीज पे मेजर की है कि किस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, तो वो हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन कहलाएगी।
अब देखते हैं कि किस तरह से डिग्री ऑफ कार्बन कहलाती है। यानी कि हम लोग अगर देखें इसे जरा कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5 है। और 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन हमारे पास नहीं है। और इसी तरह से हमने देखना है कि 3 डिग्री कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन हमारे पास 1 है। और जब हमने देखना है कि 4 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो 4 डिग्री कार्बन भी हमारे पास ये वाला 1 है। सबसे ज्यादा हमारे पास कौन से थे, 1 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन एक रह रहा है, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो अगर हम इस चेन को इस तरह से कुछ बनाते हैं, CH3 CH2 एंड CH3, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके साथ ये एक अटैच है। और ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक अटैच है। लेकिन ये हमारे पास क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इस चेन में हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन हमारे पास 2 है इस चेन में। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 2 डिग्री कार्बन हमारे पास 1 है। अब याद रखिएगा, जो 1 डिग्री कार्बन है इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी, और जो 2 डिग्री कार्बन है इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी, और जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है इसे हम लोग कहेंगे टर्शरी, और जो हमारे पास 4 डिग्री कार्बन है इसे हम लोग कहेंगे क्वार्टरनरी। ठीक है जी, तो हमारे पास 4 डिग्री कार्बन हुए। अब हाइड्रोजन भी गिने जाते हैं। भाई आपसे कोई पूछ ले, बताएं कि 1 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन हैं, तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री कार्बन के ऊपर हमेशा 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहां आप देख सकते हो। कोई आपसे पूछ ले कि 2 डिग्री कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, तो याद रखिएगा जो 2 डिग्री कार्बन होता है इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरह से कोई आप लोगों से पूछ ले कि बताएं 3 डिग्री कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 3 हाइड्रोजन कार्बन पर कितने कार्बन होते हैं, तो आप देख लें ये 3 हाइड्रोजन इसमें से सॉरी हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और कोई आपसे पूछ रहे कि बताएं कि 4 डिग्री कार्बन के ऊपर यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन के ऊपर कितने कार्बन हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर 0 होते हैं। क्योंकि ये देखें जहां पर इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 चारों के चारों कार्बन अटैच है, तो यहां पर क्या हो गया, 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 1 डिग्री पर 3, 2 डिग्री पर 2 डिग्री कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 3 डिग्री पे 1 हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री के ऊपर 0 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इसे वो इतना समझ लीजिएगा, ये 0 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। जब ये आपको समझ में आ जाता है कि डिग्री ऑफ कार्बन किस तरह से हम लोगों ने मैयर की, तो अब हम लोग जो दूसरा काम करने जाएंगे वो हमारे पास होगा डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ अल्कोहल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, जिस तरह से हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड आउट किया है उसी तरह से अब हम डिग्री ऑफ अल्कोहल फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, एक हमारे पास चेन बनी हुई है, ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये जो हमारे पास चेन है इसके अंदर ये कार्बन कौन सा है, आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है और ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है। तो अब हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल फाइंड आउट करनी है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास OH अटैच हो तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन इसी तरह से हमारे पास ये अल्कोहल किसी और जगह पे अटैच हो, यानी कि ऐसे हो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की हो और यहाँ पर OH हो, ठीक है जी। तो अब देखेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास है, अब इस पे कितने कार्बन अटैच हैं,
1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है एंड ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने हैं? ये भी 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ये और एक ये इसके साथ अटैच है। इसी तरह से ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, ये भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन। तो यहां पर जो OH अटैच है वो किस पे अटैच है? 3 डिग्री कार्बन पर। तो जब 3 डिग्री कार्बन के ऊपर OH अटैच है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब अगर हमारे पास यही सेम चीजें आपसे वो रिंग की स्ट्रक्चर में पूछ ले, साइक्लो में पूछ ले, तो कैसे पूछ सकता है? यानी कि अब इसमें आप लोगों से पूछ ले कि भाई बताएं कि इसके अंदर, ठीक है जी, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब बताएं इसके अंदर कहां पर हमारे पास क्या मौजूद है? कौन से डिग्री कार्बन है और कौन सा डिग्री OH है। अब यहां से अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी डिग्री OH है और कौन सा डिग्री कार्बन है, तो आपने देखना है अब यहाँ पर ये इसके साथ कितने कार्बन एटम अटैच है? ये 2 डिग्री है। ये कितने अटैच है इसके साथ? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी हमारे पास 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि इनके साथ सबके साथ क्या अटैच है? 2 कार्बन अटैच है। पर ये हमारे पास क्या है? ये 3 डिग्री है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दोबारा इसके साथ कितने अटैच हैं? एक ही कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब 1 डिग्री कार्बन के ऊपर OH अटैच है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम लोग एक और रिंग स्ट्रक्चर अगर बना लें, ये कुछ इस तरह की हो, ऐसी हो, ठीक है जी, और यहां पर हमारे पास OH अटैच हो, तो अब हमें ये तो सारे आपको खुद ही बनाएंगे कि ये कौन से डिग्री वाले कार्बन हैं, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई होगी डिग्री की। तो ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये हमारे पास क्या है? 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, लेकिन ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड 4, इसके साथ 4 अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है? 4 डिग्री कार्बन यानी क्वार्टरनरी है। और ये हमारे पास फिर से क्या है? 1 डिग्री है। कभी कभी ऐसे उलझाने के लिए सवाल दिए जाते हैं, पर ये 1 डिग्री पे अटैच है, तो ये हमारे पास फिर से क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो जितने कार्बन उसके साथ अटैच थे हम उतने डिग्री कार्बन मान रहे थे। अब जिस डिग्री कार्बन के ऊपर OH अटैच होगा उसे हम लोग OH का नंबर कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इस डिग्री पर अल्कोहल अटैच है। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ी सी समझने की बातें हैं, अगर समझ में आ जाए तो कोई मसला नहीं। अब आपने ये जो है घर पे जाके आपने खुद ने ट्राई करने हैं और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इसे हल किया या नहीं किया। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर देखने हैं कि कौन से डिग्री अल्कोहल इसके साथ अटैच है। ठीक है जी। एक आपने इसे चेक करना है कि इस चेन के अंदर कौन से डिग्री कार्बन है और कितने डिग्री कार्बन वाले कितने हैं। ठीक है जी। एक ये करना है आपने, जरा सा देखिएगा, ये बड़ा इजी है। ये हो गया हमारे पास जी, आप लोगों ने देखना है, ठीक है जी, कि इसके अंदर कौन से कार्बन मौजूद हैं। क्या इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी सारे मौजूद हैं या इसमें सारे मौजूद नहीं है? क्या इसमें मौजूद है कि इसमें सारे मौजूद नहीं है? और फिर ये भी आपने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने क्वार्टरनरी कार्बन मौजूद हैं, कितने टर्शियरी मौजूद हैं, कितने सेकेंडरी मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के सवाल कभी कभार दोहराए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर आपने थोड़ा सा हल करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ अल्कोहल मालूम कर ली। तो इसके बाद हम लोग जो है हम अमाइन के बारे में मालूम करेंगे कि भाई डिग्री ऑफ अमाइन अगर हमने मालूम कर दी हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास कोई अमाइन मौजूद है। ठीक है। तो अब हमने यहां पर कार्बन किस पर मौजूद है ये नहीं देखना,
अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है, 2 कार्बन अटैच है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी या सेकेंड डिग्री अल्काइल अमाइन कहलाएगा, अल्काइल अमाइन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास यही अमाइन जो है ये किसी चेन के अंदर इस जगह पर अटैच हो, ठीक है, यहां पर हमारे पास अमाइन अटैच है, तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिग्री अमाइन कहलाएगा। क्यों फर्स्ट डिग्री अल्काइल अमाइन, इस वजह से कहलाएगा क्योंकि ये हमारे पास इस नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, ठीक है जी। अगर यही वाला कार्बन, यही वाला अमाइन हमारे पास इधर अटैच हो, कहां अटैच होना चाहिए, यही वाला हमारे पास अगर अटैच है इस जगह पर, तो अब देखेंगे कि भाई कितने हमारे पास अटैच है इसके साथ, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कितने इस कार्बन के साथ कितने अटैच है। तो ये भी हमारे पास देखेंगे, यहाँ भी हमने ये नहीं देखना कि इस कार्बन के साथ ये कितने, ये कार्बन तो हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री है। क्यों सेकंड डिग्री है, कार्बन सेकंड डिग्री इस वजह से क्योंकि इसके साथ 2 अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये अटैच है। पर हमने देखना है नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है। तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ भी क्या है, एक कार्बन अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, सॉरी 1 डिग्री अमाइन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 1 डिग्री, क्योंकि जो अमाइन है हमारे पास वो किसके ऊपर अटैच है, 1 पर अटैच है। तो जो अमाइन है वो जिस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन मौजूद है, या जो अमाइन है वो किसके ऊपर अटैच है, तो वो जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं या डिग्री ऑफ अमाइन ढूंढते हैं तो वो हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन के एटम्स अटैच है। ये सिंपल सी चीजें थी, हैं तो देखने में बड़ी सिंपल, पर थोड़ी सी अगर समझ में ना आए तो फिर मुश्किल बन जाती है। यही वजह है, अगर हम लोग इसे ऐसे देखें, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन अटैच है, साल्ट बनेगा, तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री क्लोरीन है, ठीक है, 1 डिग्री क्लोरीन है। अगर इसी जगह पर हमारे पास क्लोरीन की जगह पर क्या अटैच हो, ब्रोमीन अटैच है, तो अब ये क्या है, 1 डिग्री ब्रोमीन है, ठीक है जी। इसी तरह से जो भी कंपाउंड इन जगहों पे अटैच होते जाएंगे वो ऐसे ऐसे इसके साथ गिने जाएंगे, यानी कि जिस डिग्री पर, जिस जगह पर वो लोग मौजूद होंगे वहीं पर हम इनको गिनते हुए जाएंगे। तो ये सिंपल से हमारे पास क्या थे, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमाइन, और हमने सिंपल जो चीजें थी इसकी नॉमेनक्लेचर के हवाले से वो पढ़ी। अब मजीद आगे चलेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स किस तरह से होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में क्या क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे।